बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर यानी कि पाकिस्तानी सकाफ़त। उसकी हमने करनी है एक्सरसाइज। अल्लाह का नाम लेके अपनी जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी। वर्ड्स मीनिंग अल्फाज और मायने कस्टम रस्म रवाज समथिंग दैट इज़ डन कुछ ऐसा जो कि हो बाय पीपल लोगों की तरफ से हो या लोग उसे करते हो इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एक मखसूस माशरे में बिकॉज इट इज़ ट्रेडिशनल क्योंकि ये एक रवाज होता है। सेकंड है सेरेमनी तकरीब अ पब्लिक और रिलीजियस ओकेजन एक मजहबी या एक पब्लिक का जो है वो एक ऐसा मौका हो दैट इंक्लूज अ सीरीज़ जिसमें जो है वो शामिल हो और फॉर्मल और ट्रेडिशनल एक्शन जिसके अंदर फॉर्मल या रवायती किस्म के जो अमल है वो शामिल हों। स्पिरिचुअल रूहानी कनेक्टेड विद द ह्यूमन स्पिरिट जो कि इंसानी जो है वो रूहानियत है उसके साथ उसका ताल्लुक हो। रदर दैन द बॉडी ना सिर्फ बजाय के जिस्म से और फिज़िकल थिंग्स यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो एक इंसानी स्पिरिट रूहानियत से होता है जिस्म से नहीं होता। इंग्रेडिएंट अज्जा वन ऑफ द थिंग्स एक ऐसी चीज़ फ्रॉम विच समथिंग इज़ मेड जिससे एक चीज़ बनती है। स्पेशली वन ऑफ द फूड्स ख़ास तौर पे खाना दैट आर यूज टुगेदर जो कि इकट्ठा इस्तेमाल होता है टू मेक अ पर्टिकुलर डिश एक ख़ास किस्म की डिश जो है पकवान बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कन्विक्शन अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ यानी कि एक पुख्ता अकीदा और यकीन या राय। एस्पेक्ट पहलू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ और फीचर ऑफ अ सिचुएशन के कोई एक ऐसी हालत जिसका एक ख़ास जो है वो उसका वो फीचर हो या उसकी जो है वो इसका हिस्सा हो। एन आइडिया या वो एक ख्याल हो अ प्रॉब्लम या वो एक मसला हो। हेट्रोजीनियस मुख्तलिफ कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और थिंग्स के यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल हो जो है वो ये एक चीज़ है कंसिस्टिंग हेट्रोजीनियस। ठीक है। एक्सक्लूसिव यानी कि ख़ास ओनली टू बी यूज बाय वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के एक ऐसा जो एक ख़ास इंसान या ग्रुप के जो है उसकी तरफ से इस्तेमाल किया जा सके। श्राइन है अ प्लेस मज़ारात। ठीक है। अ प्लेस वेयर पीपल कम एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो लोग आते हैं टू पे होमेज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड जहाँ पे लोग आते हैं क्यों आते हैं टू पे होमेज जो है वो अकीदत नजराना पेश करने के लिए। बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड क्योंकि ये जो है वो मुंसलिक होता है विद द होली पर्सन और इवेंट जो होली पर्सन वो जो एक मुकद्दस जो एक इंसान अकीदत इंसान है उससे या ये जो तकरीब है उससे ये मुंसलिक होता है। पैशनेटली जज्बे से इन अ वे एक ऐसा तरीका दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो कि जो है वो मजबूत और फीलिंग्स इस बात को है वो जाहिर करे ऑफ लव या तो मोहब्बत के और ऑफ एंगर या फिर वो गुस्से के। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये डायलॉग ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो पढ़िए और इस डायलॉग को जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। राबिया हेलो फ़िज़ा हाउ आर यू तुम कैसी हो? फ़िज़ा फ़ाइन एंड यू ठीक और तुम? राबिया आई एम आल्सो गुड मैं भी ठीक हूँ। डिड यू एंजॉय यस्टरडेज फंक्शन इन स्कूल क्या तुमने कल स्कूल में होने वाले फंक्शन या तकरीब को एंजॉय किया या उससे लुत्फ़अंदोज़ हुई? फ़िज़ा यस हाँ व्हाट अबाउट यू और तुम? राबिया आई कुड नॉट मैं नहीं कर सकी। आई मिस्ड इट मैंने उसको जो है वो मिस कर दिया। फ़िज़ा रियली बट व्हाई वाकई मगर क्यों? डिड नॉट यू नो क्या तुम्हें नहीं पता अबाउट द फंक्शन के बारे में? राबिया आई वॉज इल मैं बीमार थी। फ़िज़ा वी इंजॉयड द फंक्शन वेरी मच हमने फंक्शन को या तकरीब को बहुत ज़्यादा उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हुए। देयर वर लॉट्स ऑफ अम्यूजिंग प्रोग्रामर्स के वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हैरान कुन करने वाले और इन्जॉयमेंट देने वाले जो थे वो प्रोग्रामर्स थे। राबिया ओह हाउ सैड आई मिस्ड इट कि बहुत बुरा हुआ कि मैंने उसको जो है मिस कर दिया। कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट क्या तुम मुझे उसके बारे में जो है वो कुछ बता सकती हो? एंड राबिया आगे से कह रही है श्योरली यकीनन कबीर सैंग अ नेशनल सॉन्ग कबीर ने एक जो है वो कौमी गाना गाया। मारिया रिसाइटेड एक्सेलेंट पोएम्स मारिया ने जो थी वो ज़बरदस्त नज़में जो थी उनको पढ़ा। राबिया ओह व्हाट एल्स और क्या था? फ़िज़ा देयर वाज अ शॉर्ट प्ले एक छोटा जो था वो एक प्ले ड्रामा था विच वाज फैंटास्टिक जो कि बहुत ज़बरदस्त था। राबिया फ़िज़ा आई कैन नॉट बियर दिस एनीमोर मैं मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह व्हाई डिड आई मिस आउट कि मैंने इसको क्यों मिस कर दिया? फ़िज़ा आई रियली मीन व्हाट आई एम सेइंग मैं जो कह रही हूँ उसका मतलब है। ऑलमोस्ट ऑल द परफॉर्मर्स डिड वेरी वेल तकरीबन तमाम जो परफॉर्म करने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। राबिया डिड नॉट यू परफॉर्म एनीथिंग क्या तुमने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया? फ़िज़ा येस आई पार्टिसिपेटेड इन द कोरस ऑफ आवर नेशनल एंथम कि मैंने जो है वो नेशनल एंथम जो हमारा है तराना उसमें जो था वो हिस्सा लिया था। अच्छा अब यहाँ पे जो कोरस वर्ड है ना ये एक ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं अगर कोई एक
एक लाइन या कोई गाना ऐसा होता है जिसमें कोई अगर एक लाइन उसको गा रहा है ना, तो सेम उसके पीछे पीछे हम एज इट इज़ रिपीट जो करते हैं ना, वो होता है कोरस। आई एन्जॉयड इट, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो एन्जॉय किया। राबिया, आई फ़ील लाइक किलिंग माई सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं खुद को मार रही हूँ। फॉर मिसिंग द कल्चर फंक्शन, कि जो मैंने ये सकाफ़ती फंक्शन तकरीब था उसको जो मैंने मिस कर दिया। फ़िज़ा, डोंट बी क्रेज़ी, पागल मत बनो, नेक्स्ट टाइम यू कैन पार्टिसिपेट एंड एन्जॉय, अगली मरतबा तुम हिस्सा भी लोगे और एन्जॉय भी करोगे। आई एम इन अ हरी नाउ, मैं अब बहुत जल्दी में हूँ। सी यू, तुमसे फिर मिलती हूँ। राबिया, थैंक यू फॉर फिलिंग मी इन, और वो उसका फिर शुक्रिया अदा कहती है कि मुझे ये सब बताने के लिए। एंड फ़िज़ा कहती है वेलकम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर जो है इनको शॉर्ट रखूं और इनको आसान अल्फाज में आपको बयां कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो आता है डिफाइन कल्चर, के बताएं कि सकाफत क्या होती है। कल्चर कंजिस्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ, के जो कल्चर है वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर मुश्तमिल होता है। लैंग्वेज, ज़बान पे, आइडियाज़, ख़यालात, बिलीफ, नज़रिए, अकीदा, कस्टम, रवाज, रस्म, कोड्स, अदारे, इंस्टीट्यूशन, ज़ाब्ते, टूल्स जो है वो औज़ार, टेक्निक है, वर्क ऑफ आर्ट है, फ़नून लतीफ़ा, एंड मोर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, और बहुत ज़्यादा जो है ख़ास ग्रुप और सोसाइटी जो यानी कि माशरा जो करता है उन पे मुश्तमिल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि सकाफ़त में शामिल हैं, और ये हमने ट्रांसलेशन में भी की थी, इसलिए मैंने इनको इसी में कर लिया ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। तो बेसिकली यानी कि ये है कि कल्चर जो होता है ना वो सकाफ़त है, वो हमारा है उठना बैठना, रस्म रवाज, खाना पीना, हम क्या करते हैं, यही तो चीज़ें हम एक दूसरे से अलहदा करती हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें, इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हमें एक दूसरे से सकाफ़त से थोड़ा सा मुख्तलिफ करती हैं। ठीक है, अभी चूँकि मैं सारी डिटेल इस डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल में मैं बता चुकी हूँ आपको ट्रांसलेशन में, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अच्छा जी, विच वे ऑफ लाइफ इज़ पाकिस्तानी कल्चर प्राइमली बेस्ड ऑन, कि किस किस्म का जो है वो ज़िंदगी पाकिस्तानी सकाफ़त के ऊपर मुबनी है। तो पाकिस्तानी कल्चर इज़ प्राइमरली बेस्ड, के जो पाकिस्तानी सकाफ़त है वो बुनियादी तौर पर जो है वो किसके ऊपर है, बुनियाद उसकी ऑन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, के इस्लाम के तरीके के ऊपर। वाई इज़ पंजाबी पोइट्री रेनोवेट, क्यों पंजाबी शायरी मशहूर है। आल्सो नेम सम फेमस पंजाबी पोइट्स, तो और उन्होंने कहा है कि पंजाबी जो मशहूर शायर हैं उनके नाम भी बताइए। पंजाबी पोइट्री इज़ रेनोवेट, के जो पंजाबी शायरी है वो मशहूर है फॉर इट्स डीप मीनिंग, अपनी गहरे मायनों की वजह से, ब्यूटीफुल इंसाइट, खूबसूरत बसीरत की वजह से, एंड होपफुल मैसेजेस, और अपनी उम्मीद पैगाम की वजह से। सम फेमस पंजाबी पोइट्स इंक्लूड, अब जो ख़ास जो है वो मशहूर पंजाबी शायर उनमें हैं जी सुल्तान बाहू, शाह हुसैन, बाबा फ़रीद, मियाँ मोहम्मद बख्श, अनवर मसूद, वारिस शाह एंड बुल्ले शाह, ये सब शामिल हैं। अब ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से क्विक बता देती हूँ। देखिए पंजाबी पोइट्री उन्होंने कहा है, इसमें तो गहरे मायने हैं और इसके अंदर खूबसूरत ये जो ना होपफुल मैसेज, मतलब इसमें उम्मीद है। जैसे लामा इकबाल की पोइट्री ने हमें जो था वो बेदार किया था ना उस वक़्त के लोगों को, उसमें क्या थी, एक उम्मीद थी। तो इसी तरह से कहा है कि होपफुल इसके अंदर मैसेजेस थे जो उम्मीद के देते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट डिस्क्राइब बलोची फेस्टिवल। अब बलोची त्यौहार कैसा होता है। बलोची फेस्टिवल्स ऑफन फीचर फोक म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, के जो बलोची त्यौहार होता है उसके अंदर लोक रक्स जो है उसकी परफॉर्मेंस होती है, कल्चरल डांस, उनके सकाफती रक्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स और हाथों से जो दस्तकारी जो करते हैं वो उसके स्टॉल्स हैं, कैटल शोज़, मवेशी के शो होते हैं, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी यानी कि कहानियाँ सुनाने वाले, एंड वेरियस एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, और बहुत सारी जो है वो एंटरटेन करने वाली सरगर्मियाँ होती हैं। वन नोटेबल फेस्टिवल, और एक जो ख़ास उनका जो है त्यौहार है वो है इज़ द सिब्बी फेस्टिवल है, विच शो केसेस द कलरफुल साइड ऑफ बलोची फेस्टिवल, जो कि बलोच के जो है सकाफत रंगीन सकाफत का दिखाता है। वट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डू द पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध हैव, अंदरून सिंध के लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका। पीपल इन इंटीरियर सिंध मेनली रिलाई ऑन फार्मिंग, के जो अंदरून सिंध के लोग हैं वो बुनियादी तौर पर फार्मिंग यानी कि किसान उनका है पेशा, एंड फिशिंग और माहीगिरी जो इनकी जो मछलियाँ पकड़ते हैं, फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने यानी कि ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके इनके ऊपर वो जो है वो मुनहसर करते हैं। राइट ऑन सम फेमस डिशेज़, अब उन्होंने कहा है कुछ मशहूर डिशेज़ के नाम बताइए। इन खैबर पख्तूनख्वा, हैव यू ट्राइड देम, क्या आपने इनको ट्राइड किया है। तो सम फेमस डिशेज़ इन खैबर पख्तूनख्वा इंक्लूड, अब जो ख़ास मशहूर खैबर पख्तूनख्वा की डिशें उनमें है जी टिक्का, सूजी का हलवा, कहवा, चपली कबाब, काबली पुलाव, एंड स्पेशल लॉन्ग नान्स, और उनके जो बड़े नान होते हैं वो। एंड हमने इसमें कहा जी यस हैव आई ट्राइड दैम पर्सनली, मैंने इनको ज़्यादा तौर पे जो है वो ट्राई किया है। दे आर डिलीशियस, वो बहुत मज़ेदार हैं, एंड आर पॉपुलर इन द रीजन, और वो इस खिते में जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब उसके बाद हमने जी कर लिया अपने आंसर क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाती हैं गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो, के दिए गए अल्फाज के मायने को पढ़िए, एंड देन कंपेयर दैम विद द डिक्शनरी मीनिंग। अब इन अल्फाज के मायने को हमने डिक्शनरी में भी ढूंढना है। तो फर्स्ट वन है इनकम्पासिस, इसका मतलब होता है इंक्लूड, कुछ शामिल है। इंस्पायर्ड, मुतासिर होना, और मोटिवेट होना भी वैसे ही है। डीड्स अमल है, एक्शंस भी अमल है। क्लैंस कबीले, ट्राइब भी कबीले।
कॉस्ट्यूम्स मतलब पहनना, कपड़े, अटायर भी वही हैं। अर्बन यानी कि शहरी, तो ये सिटी रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ हो गया। और उसके बाद है कुजीन यानी कि कहते हैं फूड को, ठीक है। अब जी हमारे पास आ जाते हैं ये वोकेबलरी एंड ग्रामर, सेंटेंस पैटर्न के जुमले जो हैं जो हमारे वो कैसे बनते हैं। अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस फिट टुगेदर। जुमला वो होता है जो हमें ये बताता है किस तरह से तमाम जो हैं वो हिस्से हैं जुमले के वो फिट बैठते हैं एक दूसरे के साथ। बिलो वो एक्सप्लेन, नीचे हम बयान करेंगे द रूल्स असूलों को फॉर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। कुछ जो सेंटेंस की टाइप एग्जाम है, अब उनको हम उन्होंने कहा स्ट्रक्चर को बयान करेंगे। फर्स्ट है SVO। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ओ मैंने ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो यानी कि सेंटेंस में काम कर रहा होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। जो वो काम कर रहा होगा वो होगा वर्ब, और जिस पे वो काम कर रहा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। अब सब जी सेंटेंस है आई ओपन द डोर। अब इसमें देखिए मैं काम कर रही हूँ ना, तो मतलब हो गया आई सब्जेक्ट। मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं खोल रही हूँ किसको, मतलब क्या काम कर रही हूँ, मैं खोल रही हूँ मतलब ओपन, ठीक है, खोलना हो गया। लेकिन किसको खोल रही हूँ, मैं डोर को, डोर पे मैं काम कर रही हूँ, तो इस वजह से हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए नोट इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में अ वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव, ठीक है। उन्होंने कहा ट्रांजिटिव वो क्या मतलब है, मतलब ये है कि अ वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट लाजमी हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहती आई ओपन, मैंने खोला, तो मैंने क्या खोला, ये तो नहीं ना समझ आएगा, तो मैंने डोर खोला, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ये लाजमी होना चाहिए। हेयर आर द ऑब्जेक्ट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने कहा जी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब होगा, अब क्या है, जैसे देखें SVOO, देखिए अगेन एस हो गया सब्जेक्ट, वी हो गया वर्ब। अब ये जी हमारा एक है होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट देखें शी, वर्ब बोट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, नोरीन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक। सेंटेंस है शी बोट नोरीन अ बुक, उसने नोरीन को जो है एक बुक लेके दी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखें, मैं ये 3 अब सब्जेक्ट वर्ब तो आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये भी आपने याद रखना, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम वैसा ही होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने एक खुद से क्वेश्चन किया करना है। देखिए जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहती शी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी, लेकिन किसके लिए खरीदी, नोरीन के लिए खरीदी। समझ आ गई ना अब आपको, कि जब हमने ऐसे क्वेश्चन करना है ना, वो काम किसके लिए हुआ है, तो वो हमारा जैसे होम और उसके बाद में आ जाता है व्हाट, इस तरह के आपने क्वेश्चन इसमें होते हैं ना, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नोट कह रहे हैं, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अ बुक इन दिस सेंटेंस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये जो बुक था वो ऑब्जेक्ट था। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जो वो एक्शन रिसीव करता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने किए होते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब एक बुक थी, अब बुक उसने किसको देनी थी, किसके लिए ली थी, उसने नोरीन के लिए ली थी, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेंटेंस नोरीन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है SVOC, तो मतलब एस हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा वर्ब है, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सी से है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो हमारे लास्ट पे सेंटेंस के होता है, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, या मतलब इस तरह से कुछ भी होता है। एक सेंटेंस देते हैं, ही लेफ्ट द डोर ओपन, वो जो दरवाज़ा था उसको खुला छोड़ के चला गया। अब उसने डोर को क्या यानी कि डोर के साथ क्या आया, ओपन आया, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है कि दरवाज़ा खुला था, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्सरसाइज कीप्स यू फिट, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एडजेक्टिव में इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव हम खूबी खामी कुछ भी कहते हैं ना, सेम इसमें भी उस चीज़ से रिलेटेड जो बात हुई होगी ना, वो हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एक्सरसाइज कीप्स यू फिट के जो वर्जिश है वो आपको फिट रखती है, तो इसमें फिट रखना क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, हमें एक मिल गया। अच्छा, नोट अब इसमें क्या दे रही है, अ वर्ड और फ्रेज, एक जो है लफ्ज़ या जो एक जुमला, स्पेशली अ नाउन, खास तौर पे नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी जगह चीज़ बट एवर इस दुनिया में कुछ भी है ना, बेजान जानदार कुछ भी है, कुछ ना कुछ उसका नाम होता है, वो होता है नाउन। तो उन्होंने कहा जी स्पेशली अ नाउन एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी खूबी या खामी, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो तेज़ दौड़ता है, वो स्लो दौड़ता है, ये होगी एडजेक्टिव, मतलब किसी की खूबी और खामी। और एन एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फास्ट, तो या फास्टली, यानी कि इसके लास्ट पे ना एल वाई लिया, तो वो होता है एडवर्ब, तो हमें जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है। अच्छा जी, दैट इज़ यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब और अ मेन वर्ब इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने हमें ये कहा है कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमें कहा है जी आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब जो हम पीछे पढ़ गए हैं ना, वो हमने यहाँ पे ना इसको जो जो हमें अंडरलाइन उन्होंने कीवर्ड्स वो बताने, वो क्या है, जैसे द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन,
जो तालबात थे उन्होंने सबक पढ़ा। अब इसमें लेसन क्या है? देखिए लेसन इसमें होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है। जैसे अब हमारा देखें स्टूडेंट थे सब्जेक्ट, लर्न उन्होंने याद किया। क्या याद किया? उन्होंने सबक याद किया। सबक पे काम हुआ ना, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे वॉन द मैच, वो मैच को जीत गए। अब वॉन है ना, वर्ब है। उन्होंने क्या जीता है? ये मतलब जीता है उन्होंने, तो ये वॉन वर्ब हो गया। वी टर्न द पेजेस, हमने पेजेस को पलटा। वी अगेन ये सब्जेक्ट, तो स्टार्ट पे काम तो ये वही कर रहा, तो ये हमारा वही हो गया मतलब सब्जेक्ट। माई ब्रदर गेव मी अ पेन। अब मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप अगर आए, आपने सवाल करना है कि वो काम किसके लिए हुआ, किसको दिया। तो ये देखिए माई ब्रदर गेव अ पेन, अगर मैं कहती तो पेन किसको दिया? मी, मुझे पेन दिया ना, तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया ये। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। अगेन लास्ट पे आया हमारा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि किसको सुनाई, स्टोरी सुनाई है ना, क्या किया काम, क्या किया है, वो स्टोरी सुनाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, ये कॉम्प्लीमेंट है। हैप्पी है, खुश है, वो कॉम्प्लीमेंट है। ही हैड द चॉकलेट्स ग्रीडली, अब यहाँ पे उसने कैसे चॉकलेट खाई? उसने ग्रीडली खाई है, मतलब ये उसको कॉम्प्लीमेंट मिल गया, लालच के तौर पर ना, फटफट से उसने जो है चॉकलेट खा ली। तो आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, तो एम इसमें जो है वो वर्ब है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास उन्होंने हमें ये कहा कि राइट 5 सेंटेंसेज फॉलोइंग द SVO ऑर्डर। अब इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए हर चीज़ को जो है ना, ठहरे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको आसानी से और नज़र आ जाए। इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने SVO ऑर्डर की तरह से जो है ना बनाने हैं। देखें, अब देखें शी सब्जेक्ट हमारा इसमें हो गया, रीड्स वर्ब है, मतलब काम है। बुक यानी कि किताब, वो पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कौन काम कर रहा है? दे काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। वो खेल क्या रहे हैं? वो प्ले कर रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, वैसे मैंने साथ आपके आसानी के लिए लगाया था कि आपको साथ साथ ये भी चीज़ हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही, आप इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो। ही पेंट्स द पिक्चर, उसने एक पिक्चर को पेंट किया। अगेन इसमें ही सब्जेक्ट है, पेंट उसने किया, ये काम किया, वर्ब क्या किया उसने? पिक्चर की, ऑब्जेक्ट हो गया। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो आई मतलब मैं, लव मतलब पसंद है, और आइसक्रीम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब है। द डॉग चेज द बॉल, चेज का मतलब होता है पीछे भागना, ठीक है। द डॉग इसमें सब्जेक्ट है, तो चेज मतलब क्या काम कर रहा है? वो पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? बाल के पीछे भाग रहा है, वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पीछे बता दिया है, तो अब ज़रूरत तो नहीं है वैसे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, अजहर गेव आ प्रेजेंट, ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन किसको दिया? मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट, और इन द सेकंड सेंटेंस, अच्छा ये सारा पैटर्न है, ये सारा सेंटेंस पैटर्न है, ठीक है। कि जब हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सारा वही हम पीछे इसको कर चुके हैं। अब नोट पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट दैट टू फाइंड आउट विच इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी कैन पुट टू। अब हमें अगर किसी जुमले में ये फाइंड करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या पुट करते हैं? टू और फोर। हम उससे पहले टू और फोर को लगा देते हैं, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड मूव इट टू द फाइनल पोजीशन, उसको लेके जाते हैं। जैसे माई ब्रदर बॉट मी शूज़, तो इसमें माई ब्रदर बॉट शूज़ फॉर मी, मेरे लिए लेकर आई। इन द वर्ड क्या है जी? सेंटेंस इज़ एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, तो ठीक है। ये तो हम इससे पीछे डिटेल में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन उन्होंने हमें कहा था जी राइट 6 सेंटेंसेज यूजिंग द SV डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने सारा कुछ करना है, ठीक है। अब इस पर भी एग्जाम्पल मैंने सारी साथ साथ आपके लिए मेंशन किए हैं। देखें, शी गेव हिम अ बुक, उसने जो है उसको एक किताब दी। अब देखें किसने दी है? शी ने दी है। क्या काम किया? उसने गेव दी है, ये हो गया वर्ब। किसको दी है? ये देखें हिम, इस तरह से आपका बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ गया बुक मतलब किताब दी है। दे हैंडिड अस द कीज़, उन्होंने हमें चाबियाँ पकड़ाई। उन्होंने किन को चाबियाँ पकड़ाई? हमें, अस। तो इस तरह से होगा ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए बाकी मैं इनडायरेक्ट इसलिए रिपीट कर रही हूँ, साथ साथ आपको ये बाकी वर्ब और सब्जेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लास्ट पे आता है। हमारा वर्ब क्या काम है, ये हो गया, और सब्जेक्ट किसने काम किया, वो हो गया। तो इनडायरेक्ट इसलिए मैं साथ साथ रिपीट करूँगी बस। ही शोड द चिल्ड्रन, उसने जो बच्चों को दिखाया, ए मैजिक ट्रिक, एक मैजिक ट्रिक। तो उसने किसको दिखाया? उसने बच्चों को दिखाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई बेक्ड माई फ्रेंड्स सम कुकिंग्स, मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ कुकिंग्स को बेक किया। किसके लिए किया? माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द टीचर असाइंड द स्टूडेंट्स आ प्रोजेक्ट, टीचर ने जो स्टूडेंट्स थे उनको एक काम असाइन किया। क्या काम किसको दिया? स्टूडेंट्स को दिया। दे ऑफर्ड, कहाँ गया? दे ऑफर्ड द गेस्ट, उन्होंने मेहमानों को जो है पेश किया। अवाम वेलकम, एक गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। तो किन को उन्होंने कहा? उन्होंने गेस्ट को कहा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फाइंडिंग एंड मेकिंग मार्किंग कीवर्ड्स इन कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, आपने जो है वो दिए गए, इसमें जो है वो इनको मार्क करना है कीवर्ड्स को, इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन, कि अगर आपने किसी सवाल का जवाब देना है, यू विल फर्स्ट नीड टू रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, तो सबसे पहले आपको हर सवाल को लाजमी तौर पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टू फाइंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड, उसमें जो है वो अहम कीवर्ड्स ढूंढने के लिए।
मार्क द कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एफिशिएंटली। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ उसकी आ सके। अब बताया जी कीवर्ड्स जो अंडरलाइन जो कीवर्ड आप अंडरलाइन करेंगे आर यूजुअली नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब। तो वो या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या वर्ब होंगे। अब नाउन वर्ब तो मैंने आपको बता दिया, प्रोनाउन होते हैं जो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ आलिया इज़ अ गुड गर्ल, आलिया एक अच्छी लड़की है, तो आलिया नाउन है। तो जब हम अपना आलिया जो नाउन को रिप्लेस करेगा वो होगा शी, तो शी इज़ अ गुड गर्ल, ये हो गया प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है। डू नॉट अंडरलाइन आर्टिकल्स। अब ए एंड द इनको हमने अंडरलाइन नहीं करना, एंड प्रपोजिशन उसको भी नहीं करना। क्या गया, हाँ, अंडरलाइन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को हम अंडरलाइन कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर बहुत ज़रूरत हो। अंडरलाइन द स्टेम वर्ड्स, जो रूट वर्ड जैसे होते हैं, जैसे विश, विच, हु, व्हेन, वेयर, टू आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ द क्वेश्चन, इनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो सवाल का होता है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि अब मसलसल खसूसी बात किस बारे में की जा रही है। बिलो द अंडरलाइन वर्ब, अब नीचे अंडरलाइन वर्ब है। राइट द नेम ऑफ द टेंस, अब हमने उन टेंस के नाम लिखने हैं। सो दैट यू मे यूज़ द टेंस इन द आंसर, ताकि आप उन जो है टेंस को अपने जवाब में इस्तेमाल कर सकें अकॉर्डिंगली, उसी के मुताबिक। जैसे एग्जाम्पल है समराइजिंग ऑल द अबव पॉइंट्स। अब जितने पॉइंट्स हैं इनको समराइज उन्होंने किया था। हाउ ओल्ड आर द चिल्ड्रन, कि कितने जो है उनकी एज कितने बड़े हैं। तो अब इसमें देखें हाउ ओल्ड, ये था टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस किस्म की मालूमात हमें चाहिए। हमें हाउ ओल्ड के कितने बड़े हैं हमें ये मालूमात चाहिए। आर ये वर्ब है और द चिल्ड्रन है वो नाउन थे। इस तरह से अब हमने करना है, ठीक है। चलें जी, अंडरलाइन द कीवर्ड्स ये यहाँ पे हमारे पास आ गए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं अच्छे से समझ आ जाए ताकि। अब फर्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। हमने पढ़ा हम नाउन प्रोनाउन को जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक पर्सन का नाम आ गया ना, तो ये हमारा नाउन है। देन राइट मतलब वो क्या लिख रही है, ये वर्ब है हमारा, हमने वर्ब को भी कर लिया, हमने पढ़ा हम वर्ब को भी कर सकते हैं। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। एक किताब से मुतालिक कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको बहुत अजनबी लगा। तो इसमें बुक नाउन है और शी इसमें क्या है प्रोनाउन। देखिए ना इसमें यानी कि ये देखें अब यहाँ पे उसका नेम यूज़ हुआ था ना, यहाँ पे उसको नाउन को रिप्लेस कर दिया शी ने, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। एंड देन फाइंड मतलब वो ढूंढ रही थी, वर्ब काम कर रही है। स्ट्रेंज ये एडजेक्टिव, देखें ना खूबी और खामी। अब ये वो स्ट्रेंज है मतलब वो एक अजनबी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसकी जो है खामी है, तो ये एडजेक्टिव हमारा हो गया। वेयर वॉज मैगीज स्कूल, अब उसका स्कूल कहाँ है। अगेन यहाँ पे ये भी नाउन है मैगी भी, और स्कूल ये भी नाउन है, ये भी हमने इसको कर लिया। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मर्जी एंड टॉमी टेक, उन्होंने जो है टॉमी और मर्जी ने कौन से सब्जेक्ट्स लिए। अगेन सब्जेक्ट ए है नाउन है, और ये मैगी भी नाउन है, टॉमी भी नाउन है, और टेक उन्होंने कौन से लिए, ये वर्ब है। नेक्स्ट है व्हाई डिड दे टेक ऑनलाइन क्लासेस, उन्होंने क्यों ऑनलाइन क्लासेस ली। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दोनों की बात हुई थी, ठीक है, नाम लिए गए थे। अब इन दोनों को नाउन ने रिप्लेस प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया, इनकी जगह पे दे आ गया, तो दे हमारा प्रोनाउन हो गया। उन्होंने काम, टेक मतलब लेना, काम करना, तो ये वर्ब है। उसके बाद ऑनलाइन एडजेक्टिव है, ये खूबी है, और क्लासेस भी जो है वो नाउन है। सिक्स है हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन बी डिफरेंट, किस तरह से मुस्तकबिल की तालीम जो है वो मुख्तलिफ होगी फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो, के जो मौजूदा हालात हैं उनसे तालीम के। अब इसमें फ्यूचर नाउन था, एजुकेशन भी नाउन है, और सिनेरियो भी जो है वो नाउन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड, के जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो इस्तेमाल होता है टू टॉक अबाउट, यानी कि बात करने के लिए, व्हाट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम, जो कि है एक मखसूस वक्त से जो काम है वो मुकम्मल हो गया होता है इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर सब्जेक्ट है विल हैव, शैल हैव, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब दे विल हैव हियर द न्यूज़ है, अगर हमने नेगेटिव बनाना होगा सिंपल सारा फार्मूला वही रहेगा, हमने नोट लगा देना, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल शैल को स्टार्टिंग पे लेंगे, ये फार्मूला था। अब हम डायरेक्ट अपने काम की तरफ चलते हैं। जो हमने करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन, अब दिए गए जो है उनमें से हमने ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। द फार्मर प्लॉट द फील्ड, यानी कि उन्होंने जो काश्तकारी की है खेतों के अंदर, हल चलाया, ठीक है, प्लो का मतलब होता है हल चलाना। अब इसमें हमने विल के साथ हैव या हैज़ लगाना। देखें हम इसके साथ हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बात करनी है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है, उसमें हम हैव लगाते हैं हमेशा, इसके साथ अब हैव ही लगेगा। दे विल विन द मैच, क्योंकि इसमें हमारी जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है, दे विल विन द मैच आएगा। और उसके बाद में है यू विल, अब अगेन इसके साथ विल ही लगना है क्योंकि जो शैल लगता है वो लगता है आई के साथ और वी के साथ। यू विल हैव अराइव्ड बाय देन, एंड नेक्स्ट है द बॉय विल हैव स्पेंड द मनी, कि तो जो बॉय है उसने जो है वो अपनी मनी उसको स्पेंड किया होगा। अगेन इसके साथ विल ही लगेगा क्योंकि शैल यहाँ पे नहीं लगेगा, शैल आई और वी के साथ लगता है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट
कंप्लीट कर लिया होगा। वी शैल हैव, देखें ना, वी शैल यहाँ पे वी के साथ शैल लगा, वी शैल हैव क्रॉस द चैनल, हमने चैनल जो है वो क्रॉस किए होंगे, उनको बदला होगा। अगेन है यू विल हैव वॉच द डॉक्यूमेंट्री, तुमने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। शी विल हैव मेड अ डिसीजन बाय देम, उन्होंने जो है वो फैसला लिया होगा उनसे। एंड आई शैल, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम उसके साथ लगाते हैं, तो इसके साथ हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तो आई शैल हैव रीच द ऑफिस, के मैं ऑफिस पहुंच गया हूँगा। ही विल हैव रिसीव्ड माई गिफ्ट, उसने मेरा जो तोहफा कबूल कर लिया होगा, ये वसूल कर लिया होगा, क्योंकि इसमें रिसीव्ड हमारा पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। देन अ चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो इन जुमलों को कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। देखिए जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ हम विल शैल, और शैल मैंने आपको बताया शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, फिर हम हैव लगाएंगे इन सबके साथ, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम इन सेंटेंसेस को कर सकेंगे। अब जैसे फर्स्ट सेंस हमारे पास है, दे हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, उन्होंने जो है वो एक बहुत ग्रैंड हाउस, बड़ा घर तामीर किया। तो इसमें क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हमने दे लगा दिया, उसके साथ विल हैव हमने लगाया, सही है, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ हमने शैल लगाना है। बिल्ट हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, अ ग्रैंड हाउस, कि उन्होंने एक बड़ा घर बनाया होगा। देन वी हैड लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारी नई चीज़ सीखी। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वी विल हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारी नई चीज़ें जो हमें सीखी होंगी। अगेन सेकंड फॉर्म बस हमने लगानी है, और सारा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। ही हैज़ मूव्ड इनटू हिज न्यू हाउस, तो ही विल हैव मूव्ड इनटू हिज न्यू हाउस, वो अपने इस नए घर में शिफ्ट हो चुका होगा। ये दे रिस्टोरेटेड द पावर सप्लाई, उन्होंने बिजली बहाल कर दी। तो इसमें होगा दे विल हैव रिस्टोरेटेड द पावर सप्लाई, उन्होंने बिजली बहाल कर दी होगी। शी विल पेंट द पिक्चर, उसने पिक्चर को पेंट किया। शी विल हैव पेंटेड द पिक्चर, उसने पिक्चर को पेंट किया होगा। दे विल हैव रिपेयर द रोड, उन्होंने रोड को जो है वो रिपेयर कर दिया होगा। देन है वी विल हैव कम बैक फ्रॉम द स्टडी टूर, कि हम जो है वो स्टडी टूर से आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको जो है वो लगाएंगे वी शैल हैव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, तो वी शैल हैव कम बैक फ्रॉम द स्टडी टूर। यू विल हैव लॉक्ड द डोर, तुमने जो है वो डोर को ताला लगाया, उसको डोर को किया। एंड आई विल हैव इन्फॉर्म दैम, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया होगा। वी शिल हैव वॉन द मैच, कि हम जो है मैच जीत चुके होंगे। तो जी ये हमारे हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है फ्रेजेस क्लोजेज एंड सेंटेंसेस की। अब ये हमें हमें जो फ्रेजेस होती हैं, अ फ्रेज इज टू और मोर रिलेटेड वर्ड्स, जो फ्रेज होती है वो दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वर्ड्स होती है। डैट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, फ्रेज वो होती है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। द सब्जेक्ट वर्ब पेयर इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ सेंटेंस, लेकिन देखें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी होता है अगर हमने एक जुमला बनाना है। जैसे एग्जांपल है आफ्टर लंच, लंच के बाद, वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स एज स्ट्रेट एज एन एरो आर फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हमें इनका कुछ मतलब समझ ही नहीं है कि किसके बारे में बात हुई है। तो इसकी मैं ट्रिक सिंपल से आपको याद दिलाने के लिए बता दें। देखिए फ्रेज से आपने जैसे पी है ना, तो पी से हम कहते हैं पता नहीं, तो आपने इसका ऐसे याद रख लें, पता नहीं, कि जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि क्या बात हो रही है वो समझ लें फ्रेज है। क्लोज है, सी से रखना है कंप्लीट, मतलब इससे कंप्लीट सेंस मिलती है कि किसके बारे में बात हो रही है। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें जो है जो सब्जेक्ट काम करने वाला है वो सारा इसमें बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई रीड अ स्टोरी, मैंने स्टोरी पढ़ी। दे केम, वो आए। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लोजेज, अब दो क्लोजेज होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट। एंड इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है ना वो एक जुमले के तौर पे अलहदा खड़ी रह सकती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अपना मायने कन्वे करने की। जैसे आई रीड द पोएम, मैंने पोएम पढ़ी, मुकम्मल बात आपको समझ आ गई। अगर मैं आ डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो डिपेंडेंट क्लोज है वो अकेली एक जुमले के तौर पे खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज जो होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आफ्टर आई फिनिश्ड इट, अब ये डिपेंडेंट क्लोज है। आई रीड इट अगेन, मैं दोबारा पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, तो ये जो है हमारा इस तरह से जो हो जाता है। अच्छा जी, अब सेंटेंस हमारे पास है। ये सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू कन्वे कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस वो होता है जिसे हम एक मुकम्मल मायने देने के लिए, जुमला कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लोजेस में हो सकती हैं। जैसे ही रोट अ पोएम, उसने एक नज़म लिखी, ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अपना मायने कन्वे करने के लिए। ही रोट अ पोएम, उसने एक पोएम लिखी। एंड आई रीड, और मैंने पढ़ी। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ आई रीड इट, मैंने पढ़ी, तो भी ये एक अलहदा से जुमला खड़ा अकेला रहे तो बात समझ में आती है। और ये तो आ ही रही थी ही रोट अ पोएम, तो ये टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो गए। ही रोट अ पोएम, उसने एक नज़म लिखी, विच इज़ इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में थी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ये बात करती हूँ विच इज़ इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में है, तो आपको इसका मतलब समझ में तो नहीं आएगा ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसको इस सेंटेंस की ज़रूरत है अपना मायने देने के लिए। अब डिपेंडेंट क्लोज अलोन डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, तो जो डिपेंडेंट क्लोज है वो अकेली अपना मतलब जो है वो वाज़ह नहीं कर सकती।
वी कुड नॉट ओपन द डोर, हम जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते। मुकम्मल बात है, समझ आ रही है तो हमारा क्लोज़ हो गया। नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक देना, क्या बात है, समझ नहीं आ रही हमें कि किसके बारे में बात हो रही, तो हम फ्रेज़ है। शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, उसने मेज़ के ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स रखा, मुकम्मल बात समझ आ रही है, हमारी क्लोज़ है। व्हाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखना, अगेन इसकी भी समझ नहीं आ रही है, फ्रेज़ है। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुकम्मल बात समझ आ रही है, क्लोज़ है। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, तो क्या है, नहीं समझ आ रही है, फ्रेज़ है। पुट इट हियर, इसको यहाँ पे रखो, किसको यहाँ पे रखो, नहीं पता, तो फ्रेज़ है। वेरी सून दिस इवनिंग, बहुत जल्द इस शाम में, अगेन इसका भी नहीं पता, तो फ्रेज़ है। यू हैव नो लीगल राइट टू क्लेम इट, तुम्हारे पास कोई जो है वो लीगल राइट, कानूनी जो है वो राइट, हक नहीं है दावा करने के लिए, मुकम्मल बात समझ आ रही है, क्लोज़ है। आई सो अ पैसेंजर, मैंने एक मुसाफिर देखा, विद अ हैवी बैग, एक बहुत भारी बैग के साथ, मुकम्मल बात पता चल रही है, क्लोज़ है। नॉट रेडी, नहीं तैयार, फ्रेज़, तो मतलब कि पता नहीं है। टू सेव द ड्राइंग बॉय, ड्राइंग बॉय के डूबते हुए बच्चा, जो उसको बचाने के लिए, किसको क्या है कुछ नहीं पता, तो ये हमारी होगी फ्रेज़। अब हमारे पास आ जाती हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉजेज हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, इनको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और ये आपको इस तरह के अल्फाज मिल जाएंगे, इनसे ये स्टार्ट होते हैं, जैसे विच, दैट, हु, व्हेन, इफ़, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनलेस, इस तरह के अल्फाज से ये स्टार्ट होते हैं। अब वो सार टीचर, हमने एक टीचर देखा, हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन पर नजर आए, अगेन ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत है अपना मायने देने के लिए। लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट, अब देखिए इसमें हु, ये जो सारे अल्फाज इनमें से कोई भी नहीं है, तो मतलब ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कॉल हमें करना है, व्हेन यू नीड हेल्प, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। देखिए व्हेन यहाँ पे आ गया, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। यू विल बी लकी, कि तुम जो हो वो लकी, खुशकिस्मत हो गए। इफ़ यू विन दिस अवार्ड, अगर तुम ये अवार्ड जीत जाओ। अब देखिए यहाँ पे इफ़ आ गया, हमारे डिपेंडेंट है। वी थैंक द होस्ट, हमने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। बिफोर वी लेफ्ट, इससे पहले कि हम जो है वो चले जाते। अब देखिए यहाँ पे बिफोर आ गया, तो हमारा ये भी हो गया। दिस इज़ द पोएम, एक नज़्म है, दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, जो मैंने दिल से पढ़ी है। तो यहाँ पे देखें दैट आ गया, और यहाँ पे भी दैट ही हमारा वो डिपेंडेंट हो गया। लुक बिफोर यू लीव, इसमें कोई ऐसा अल्फाज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है देखिए, लुक बिफोर यू लीव, ठीक है, छलांग लगाने से पहले, ये हो गई, ये मैं अंडरलाइन इसको करना भूल गई। ये बिफोर यू लीव पे ये हमारा हो जाएगा। वी शैल गो होम, हम घर जाएंगे। व्हेन द गेम इज़ ओवर, जब खेल खत्म हो जाएगा, तो अगेन इसमें व्हेन आया था तो हो गया। अब है जी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। यू शुड रिव्यू योर पीस ऑफ राइटिंग एटलीस्ट ट्वाइस, के आपको कम अज़ कम 2 मरतबा जो भी आपने हिस्सा या पीस लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट टाइम यू शुड रिवाइज और एडिट इट फॉर आइडिया एंड कंटेंट, पहली मरतबा आपको इसको इस तरह से रिवाइज़ करना चाहिए कि आप, अगर आपने उसमें अंदर कुछ एडिट करना है, कोई आइडिया, कोई नया ख्याल आ गया, तो आप उसमें वो कर सकते हैं। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछे, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, कि क्या आपने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया जिसकी उसको ज़रूरत थी। डिलीट एनी अननेसेसरी और इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि जो गैर ज़रूरी मवाद है उसको आप उसमें से डिलीट कर दें। आल्सो लुक एट हाउ आइडियाज़ आर कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये भी देखें कि किस तरह से जो ख्यालात आपने उसके अंदर बयां किए हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हैं। नोट है, डू नॉट वरी, परेशान मत हो अबाउट मिस स्पेल्ड, अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, एंड अदर एरर्स ना हो, अगर दूसरे आपने कुछ में मिस्टेक कर दी है। द सेकेंड टाइम, अब पहले मरतबा दूसरी मरतबा आपने क्या करना है, यू शुड रिवाइज और प्रूफ रीड इट फॉर देम, आपने उसको प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, कुछ भी है ना, प्रूफ रीड उसको आपने कर लिया कि अब उसके अंदर कोई भी नहीं है। व्हेन यू प्रूफ रीड फॉर फॉर्म, अगर आप उसको जब कर लेंगे, फोकस ऑन द वे द राइटिंग लुक्स ऑन द पेज, तो फिर आपने उस पर फोकस करना है कि जो आपकी राइटिंग है ना वो पेज के ऊपर कैसी लगेगी। द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशन, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जी स्टडी द मॉडल फॉर एडिटिंग, अब ये हमारे पास एक मिसाल के तौर पे, जैसे हमने ये पहले लिखा हुआ था ना, अब इसको हमने कैसे कैसे एडिट किया। इजिप्शियन यानी कि कहते हैं मिस्र को, पीजेंट कहते हैं किसान को। अब देखें पीस में कैपिटल नहीं हमारा आता, इसमें हमारा जो है वो हम इसको स्मॉल में लिखते हैं। बिल्ड द पैरामिड्स, यानी कि पैरामिड्स होते हैं ये जो आपने देखे ना अक्सर त्रिकोण में होते हैं, वो उनके वो ऐसे मिस्र के आपने देखे होंगे ऐसे, ये इस तरह से ना, ऐसे ऐसे करके उनके ना त्रिकोण शेप में जो उसे हमें क्या कह सकते हैं, पहाड़ी तो नहीं हम उसको कह सकते, इसको कहते हैं मखरूती शक्ल की ना एक त्रिकोण वाली, इसको ये इस तरह से कहते हैं। उसमें आपको ईंटें होती हैं, ये मतलब सारी ये लंबा सा होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि पहाड़ की तरह ही आप इसको समझ लें। ये ऐसे मखरूती शक्ल का होता है ये, तो इसको कहते हैं पैरामिड्स। तो जो किसान हैं, मिस्री किसान थे, उन्होंने जो है वो इस पैरामिड्स मखरूती शक्ल को तामीर करते थे। दे फेस्ड हार्ड जॉब, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत का सामना किया। फर्स्ट, पहले दे हैड टू कट द स्टोन्स, उन्हें जो है वो पत्थरों को काटना पड़ता था विद सो, आरी के साथ। देन दे हैड टू ड्रॉग द हैवीस्ट ब्लॉक, फिर उनको जो है वो भारी ब्लॉक को खींचना पड़ता था टू द पैरामिड्स, इस पैरामिड के करीब लाने के लिए। एंड शोव देम, और उनको जो है रखना पड़ता था इन प्लेस, उनकी जगह पे। ईच ब्लॉक वेट मोर देन 2 टन, हर जो ब्लॉक था उसका जो वजन था कम से कम 2 टन से ज़्यादा था। दे आल्सो हैड टू पुश द ब्लॉक अप, उन्हें फिर जो ब्लॉक थे उनके जैसे, मतलब मैंने बताया ना आपको, ईंटें जैसे हम दीवार पर रखते हैं ऐसे इसके ऊपर ईंटें उन्हें ऊपर ऊपर रखनी पड़ती थी। टू गेट देम टू द टॉप ऑफ द पैरामिड, यानी कि उनको इसके पैरामिड के ऊपर जाने के लिए। एज ए वर्कड हायर, जैसे मतलब कि देखें
देखें यहाँ से वो हाई से हाई, बुलंद से बुलंद काम करते थे। दे हैड टू बिल्ड लॉन्गर रैंप, तो उनको जो जितने रैंप थे ना वो भी ज़्यादा लंबे लंबे बनाने पड़ते थे उसके ऊपर चढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखें इन्होंने पूरा जैसे लिखा ना, अब ये जो वर्ड्स हैं ये दोबारा ऐड किए, जैसे अब ये लाइन थी इसको कट कर दिया कि ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे ये वर्ड आने थे, ये ग्रामर की मिस्टेक हुई है, तो इस तरह से थोड़ा इसको जो है वो ठीक किया था। अब यहाँ पे जो कहा है जी, एडिट एंड प्रूफ इट द पैराग्राफ बिलो देन रीड राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन। इस पैराग्राफ को पढ़ के हमने इसको करेक्ट करना था। हमने डायरेक्ट इसको जो करेक्ट किया हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमने कैसे इसको करेक्ट किया था। दिस इज़ अबाउट वाजिद, वाजिद के बारे में है। देखिए हम यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप लगा के आगे सेंटेंस किया था, इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं था। हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया और आगे बताया उसके बारे में, हु इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन माई इंग्लिश क्लास, कि जो मेरी इंग्लिश की क्लास में नया तालिब इल्म है। देयर आर मैनी क्लासेज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, के बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो है क्लासेस होती हैं सेंटर में। ही जनरली इंजॉयज़ लाइफ इन द सिटी, वो ज़्यादातर शहरी ज़िंदगी को पसंद करता है। एंड ही हैज़ अ गुड ओपिनियन, और उसकी एक अच्छी राय है ऑफ द यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ वेवर ताहम ही डज़ नॉट लाइक हिज डोरमेट्री, यानी कि कहते हैं हॉस्टल को, तो वो अपनी जो हॉस्टल है उसको पसंद नहीं करता। ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो 18 साल का है। एंड हेल्स, और ताल्लुक़ रखता है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे तबके से, इन स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन से, इन द नॉर्थ, शुमाल की तरफ से। ही इज़ स्टडिंग बिजनेस, वो बिज़नेस को पढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिज़नेस को वो पढ़ रहा है, इंग्लिश, अकाउंटिंग और हिसाब के सब्जेक्ट्स को। इन हिज फ्री टाइम, और अपने फारिग वक्त में ही प्लेस फुटबॉल, तो फुटबॉल को। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।